नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो और चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो, उस प्रश्न को आप ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। सामान्य तौर से हम एक सप्ताह की 4 से 5 खबरों को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आज की अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चले। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी। और नोएडा में कहाँ होंगी? सेक्टर 15 में होंगी। हमारा पता क्या होगा? हमारा पता होगा C171/2, ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है हमारा, जहां पर हमारी क्लासेस चलेंगी। साथ ही आप 9311406406 पर कॉल भी कर सकते हैं, अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में दिए गए फॉर्म को भर करके भी आप अधिक जानकारी इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। उसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है। इसके अलावा हमारी 2 महत्वपूर्ण शाखाओं पर भी आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम में प्रारंभ होने वाले हैं। कहाँ-कहाँ पर? लखनऊ और जयपुर में। जैसे लखनऊ में ये बैच 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, इसकी टाइमिंग होगी सुबह 11:30 बजे, और जयपुर में 27 नवंबर से बैच प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11 बजे। आप 8750187501 पर कॉल करके भी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अपनी पहली खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, और हमारी जो पहली खबर है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए सर्वेक्षण से जुड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का नया सर्वेक्षण लगातार चर्चा में है, और चर्चा में रहने के इसके कई कारण हैं। एक नए सर्वेक्षण में ग्रामीण आवास योजना के लिए, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पहले से पहचाने गए 12 मिलियन लाभार्थी, यानी जो इस योजना से लाभ उठाने वाले लाभार्थी हैं, उनकी संख्या 12 मिलियन लाभार्थियों के अतिरिक्त कम से कम 8 मिलियन यानी 80 लाख नए लाभार्थियों की पहचान नए सर्वेक्षण के अंतर्गत की जाएगी। सर्वेक्षण में कमियों और त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए एक उन्नत यानी एडवांस्ड चेहरा पहचान यानी फेस रिकग्निशन उपकरणों का भी इसके अंतर्गत उपयोग किया जा रहा है। लाभार्थी आवास सॉफ्ट मोबाइल ऐप, क्या ऐप का नाम क्या है? आवास सॉफ्ट मोबाइल ऐप का उपयोग करके भी स्वयं म, इस ऐप का प्रयोग करके स्वयं भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, जिसमें दोहराव यानी डुप्लीकेशन को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। तो एक नए प्रकार का सर्वेक्षण है, जिसके अंतर्गत 8 मिलियन यानी 80 लाख नए लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। नए सर्वेक्षण में पहली बार आवास प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई है। यानी प्राथमिकता पर कौन रहेंगे? पहली बार आवास प्राप्त करने वाले लाभार्थी प्राथमिकता पर रहेंगे, और ये सुनिश्चित किया गया है कि जिन लोगों को पहले आवास सहायता नहीं मिली है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आप जानते हैं कि 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी, और इसी के एक भाग के रूप में पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत इसको लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 2016। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत
ग्रामीण परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख ग्रामीण आवास योजना ये मानी गई थी। इसके अंतर्गत जो हमारे ऐसे नागरिक हैं हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, जो पक्के मकानों में नहीं रहते और या जिनके ऊपर छत नहीं है, छत वाला ही मकानों में नहीं रहते, पक्के मकानों में नहीं रहते, उन्हें सरकारी सहायता, सरकारी वित्तीय सहायता देकर के एक महत्वपूर्ण आधुनिक आवास प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अब तक लगभग 29.5 मिलियन मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 27 मिलियन का निर्माण हो चुका है। मोदी सरकार ने अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 20 मिलियन ग्रामीण घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। आप जानते हैं, ये मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है, यानी वर्ष 2024 में ही ये मंजूरी प्रदान की गई है और इसका लक्ष्य है वर्ष 2024-25 तक 3.8 मिलियन इकाइयों का निर्माण पूरा करना। यानी एक वर्ष के अंदर ही 3.8 मिलियन यानी लगभग 38 लाख मकानों का निर्माण पूरा करना है इस योजना के अंतर्गत, जो हाल ही में एक नई एक पहचान के अंतर्गत, नई सर्वेक्षण के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है, या एक नई उसी योजना को आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। लाभार्थियों की प्रारंभिक पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर की गई थी, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जो गैप्स थे, जो अंतराल थे, उनको दूर करने के लिए वर्ष 2018 में आवास प्लस सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे और 20 मिलियन घरों के नए लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब दूसरा आवास प्लस सर्वेक्षण चल रहा है। निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रथम चरण के अनुसार प्रत्येक मकान के निर्माण की लागत जो है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए 1,20,000 रुपए है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 रुपए है। इसी प्रकार से लाभार्थियों को मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जैसी अन्य योजनाओं के साथ अगर उनका कन्वर्जेंस कर दिया जाता है, उनका अभिसरण कर दिया जाता है, तो उसके माध्यम से अतिरिक्त 40,000 रुपए भी मिलते हैं। इस योजना के बारे में ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपने हासिल कर ली। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर हमारी ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के डिजिटल इकोनॉमी आउटलुक 2024 के सेकंड वॉल्यूम से संबंधित है, जो कि डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालती है। आप जानते हैं कि जो ओईसीडी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये 1961 में अस्तित्व में आया था और वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 38 है और इसके सदस्य नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं और महत्वपूर्ण देश हैं। सामान्य तौर से जो पश्चिम की जो इम्पोर्टेंट या आप कह सकते हैं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो ओईसीडी का हिस्सा है और इसने डिजिटल इकोनॉमी पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला है। इनको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इस रिपोर्ट में, या आप कह सकते हैं कि इस आउटलुक 2024 के सेकंड वॉल्यूम में कहा गया है कि जो डिजिटल परिवर्तन है, इसका नवीनतम चरण तीव्र तकनीकी परिवर्तनों यानी जो बहुत ही लगातार बहुत तीव्र गति से आने वाले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, उससे ही सुसज्जित है, उसी से चिन्हित है, उसी से मार्क्ड है, जो अर्थव्यवस्था और समाज के लिए नए अवसरों को भी खड़ा करता है और नए जोखिमों को भी प्रस्तुत करता है। यानी जो लगातार टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल इकोनॉमी में परिवर्तन आ रहे हैं, डिजिटल परिवर्तन आप देख रहे हैं समाज में, इकोनॉमी के अंतर्गत, ये नए अवसरों को खड़े करने के साथ साथ नए जोखिमों को भी खड़ा करते हैं। ओईसीडी डिजिटल इकोनॉमी आउटलुक 2024 वॉल्यूम सेकंड डिजिटल युग में डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने और विश्वास को बढ़ावा देने वाली उभरती प्राथमिकताओं, नीतियों, शासन प्रथाओं और रुझानों का पता लगाने की कोशिश करता है। यानी इससे संबंधित जो भी हमारी जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, जो इमर्जिंग प्रायोरिटीज होनी चाहिए, हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए, हमारे शासन की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, किस तरह की प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, या ट्रेंड किस प्रकार का चल रहा है, रुझान किस प्रकार का है, इसका पता लगाने के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल नीतियों के विकास के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे कहा गया है कि डिजिटल नीतियां तेजी से विकसित हो रही हैं और ये देशों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डिजिटल नीतियां जिस प्रकार से तेजी से विकसित हो रही है उसे देख करके साफ ये लगता है कि अलग अलग देशों के लिए ये सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बना हुआ है। वर्ष 2023 में प्राथमिक डिजिटल नीति यानी जो प्राइमरी डिजिटल पॉलिसी प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं हैं, उसमें तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो डिजिटल सरकार, एक कनेक्टिविटी और कौशल यानी स्किल्स। यानी हमारी जो प्राइमरी डिजिटल पॉलिसीज की प्रायोरिटीज हैं, जो प्राइमरी डिजिटल पॉलिसीज की प्रायोरिटीज हैं, उसमें डिजिटल सरकार यानी एक ऐसी सरकार जो अपनी विभिन्न समस्याओं की पहचान और उनका समाधान किसके आधार पर करने की कोशिश करता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर करने की कोशिश करता है। इसके माध्यम से जो अर्थव्यवस्था में कनेक्टिविटी स्थापित हो रही है और साथ ही जो स्किल्स हमें चाहिए नई अर्थव्यवस्था के अनुरूप, नई समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप, उस पर ही ये तीन चीजें विशेष रूप से फोकस्ड है। राष्ट्रीय डिजिटल रणनीतियों को समर्पित डिजिटल मंत्रालयों के माध्यम से तेजी से उनको कोऑर्डिनेट भी किया जा रहा है, उनको समन्वित करने का भी प्रयास किया गया है। सर्वेक्षण किए गए 38 देशों में लगभग आधे देश ऐसी रणनीतियों को लागू कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी ज्यादा से ज्यादा देश लगातार अपनी डिजिटल पॉलिसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन अर्थव्यवस्था और समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन ला रहे हैं। इसलिए लगातार ऐसी आवश्यकताएं हैं कि शासन को भी उसी तरफ मोड़ना चाहिए, शासन की प्राथमिकताएं भी उसी तरफ झुकाव वाली होनी चाहिए। नीतिगत पहलू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाना, सामाजिक समृद्धि और नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। इस पर ये तीन इन चीजों पर एक महत्वपूर्ण केंद्रण है। नीतिगत पहलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने, सामाजिक समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से इस आउटलुक के अंतर्गत प्रकाश डाला गया है। तो 5G टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है और माना यह जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का एक पूरी तरह से ढांचा बदलने की सक्षमता रखता है और इसलिए इन चीजों पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। अगर हम कनेक्टिविटी और कौशल की बात करें तो उसके संदर्भ में भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे विश्वसनीय यानी क्रेडिबल और किफायती यानी अफोर्डेबल कनेक्टिविटी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर विकास का असर हुआ है तो वहां पर भी इस तरह की डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकताएं बढ़ने लगी हैं। फाइबर ब्रॉडबैंड प्रमुख एक्सेस तकनीक बन गई है फाइबर ब्रॉडबैंड के माध्यम से, क्योंकि इसमें एक्सेस जो है बढ़ जाता है और तीव्र गति से कनेक्टिविटी भी बढ़ती है इसके माध्यम से। और प्रति सदस्यता जो मोबाइल डेटा उपयोग है वो 2018 से 2023 तक लगभग 3 गुना भी हो गया है। इसके अंतर्गत भी एक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और वो तथ्य इस प्रकार से हैं कि 90% देश ऐसे हैं जो 2023 तक राष्ट्रीय डिजिटल रणनीतियां या तो विकसित कर चुके हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से 50% व्यक्ति गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण कुछ वेबसाइटों या एप्लीकेशंस या सोशल मीडिया से बच भी रहे हैं, जो एक साथ यहाँ तो ये संभावनाएं को अभिव्यक्त करती है और यहाँ पर कुछ चिंताओं को, कुछ जोखिमों को भी ये चीज अभिव्यक्त करती है। इसी प्रकार से महिलाओं की भागीदारी पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है और ये बताता है कि जो OECD देश हैं, जो कि 38 देशों का समूह है, उसमें ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो केवल 11% से 24% है, जो अपने आप में चिंताजनक है और इस प्रकार से महिलाओं की इसके अंतर्गत हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक आप जानते हैं हमारा G20 से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि हाल ही में 18 और 19 नवंबर को ब्राजील में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था और इसलिए अगर हम G20 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान ले तो उसके महत्व को भी ठीक तरीके से जान जाएंगे। रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन 18-19 नवंबर को हुआ है। विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है G20। इसमें 19 देश शामिल हैं और दो महत्वपूर्ण निकाय शामिल हैं, दो बड़े संगठन शामिल हैं। एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीकी यूनियन को आप जानते हैं कि वर्ष 2023 में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में सदस्यता प्रदान की गई थी। तो नाम इसका G20 ही है, लेकिन इसमें 19 देश और दो महत्वपूर्ण निकाय शामिल है।
तो इस प्रकार से ये विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ही कहा जाएगा। हालांकि कुल मिलाकर के इसमें अगर संगठनों को भी एक इकाई मान लिया जाए तो 21 यूनिट इसमें शामिल हो गई हैं। तो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एकत्रित हुए हैं और एकत्रित हुए हाल ही में। और शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेशन यानी सोशल इंक्लूसिविटी, वैश्विक शासन सुधार यानी ग्लोबल गुड गवर्नेंस या ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रमुख एजेंडा जिस प्रकार से रहा, शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में युद्ध और अमेरिकी चीन व्यापार संबंधों सहित वर्तमान भू राजनीतिक तनाव प्रमुख चर्चा के बिंदु रहे। अलग अलग तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई। अगर हम ब्राजील की नेतृत्वकारी भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डालें तो इसमें कुछ चीजें तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला लूला द सिल्वा द्वारा की गई, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निर्णय निर्माण में वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ावा देना है, यानी ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ावा देना है। जिस प्रकार से भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को लगातार एक प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार से ब्राजील की भी कोशिश है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर ग्लोबल साउथ की आवाज का एक प्रतिनिधित्व खड़ा किया जाए। ये ब्राजील की भी रणनीति है। इसी अवसर पर भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का भी एक शुभारंभ हुआ। 18 नवंबर को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में ब्राजील की पहल भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2030 तक भुखमरी और गरीबी से निपटने के लिए देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को संगठित करना इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। G20 के बारे में अगर आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान जाएंगे तो इसका महत्व आपको पता लग जाएगा। जैसे इसके वैश्विक आर्थिक प्रभाव को अगर आप समझे तो G20 विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% कवर करता है। टोटल जीडीपी का, टोटल जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक को कवर करता है और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसकी ग्लोबल पावर को अभिव्यक्त करती है। अगर इसकी सदस्य संरचना पर प्रकाश डालें तो 19 देश और 2 क्षेत्रीय निकाय यानी EU और यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 19 देशों में कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके महत्वपूर्ण सदस्य देश है। इसके अंतर्गत ब्रिक्स की भी लगातार भागीदारी या पावर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है जो कि वर्ष 2002 से वर्ष 2022 के बीच का है और ये दिखाता है कि जो ब्रिक्स देशों की किस प्रकार से ग्लोबल जीडीपी में या G20 के देशों में जो ग्लोबल जीडीपी के अंतर्गत G20 देशों की भागीदारी है, या आप कह सकते हैं कि G20 देशों की जो टोटल जीडीपी है उसमें ब्रिक्स देशों की जीडीपी का किस प्रकार से असर बढ़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 2002 का आंकड़ा है और इसमें ये हिस्सा ब्रिक्स देशों को अभिव्यक्त करता है, उनके शेयर को, उनकी जीडीपी के शेयर को अभिव्यक्त करता है। और वर्तमान में यानी आप कह सकते हैं कि 2 साल पहले वर्ष 2022 में ये हिस्सा ब्रिक्स देशों का बढ़कर के हो चुका है, जो दिखाता है कि G20 में भी ब्रिक्स देशों की जो असर है, जो प्रभाव है, किस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लगातार G20 में भी और अन्य वैश्विक मंचों पर जो ब्रिक्स देशों के बढ़ते प्रभाव को अभिव्यक्त कर रहा है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वृद्धि है, यानी नेट जो डायरेक्ट टैक्स है उसके संग्रह में वृद्धि देखी गई है। जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो इसके मतलब को आप ठीक तरीके से समझ लीजिए। प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है या जो व्यक्ति भुगतान करता है उसी व्यक्ति पर आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर लगता है। यानी आप आय अर्जित करते हैं तो इस आय पर लगने वाले टैक्स को क्या कहते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं। तो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को ये भुगतान करना पड़ता है, तो आय कर इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कोई संस्था भी आ सकती है, यानी
कोई बिजनेस आप इसके या आप इसमें संपत्ति कर को शामिल कर लीजिए। संस्था को हटाइए, इसमें संपत्ति कर। मान लिया आपके पास कोई लैंड है, तो उसके ऊपर अगर टैक्स लगाया जाता है तो सीधे तौर पर आपके ऊपर ही लगाया जा रहा है, तो ये भी किस प्रकार का टैक्स हो जाएगा? एक डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की जो वसूली है वो किसी अन्य इंटरमीडियरी द्वारा किया जाता है। मान लिया आप एक दुकान पर जाते हैं और वहां पर कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उस पर या तो जीएसटी उसके एमआरपी में किसी न किसी प्रकार से एक जीएसटी या अप्रत्यक्ष कर निहित होता है। तो आप इसका भुगतान क्या करते हैं? एमआरपी पर करते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष कर निहित होता है। तो इसका भुगतान आप किसको कर रहे हैं? दुकानदार को। लेकिन ये टैक्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है? वसूल कौन कर रहा है? अंततः किसके पास जा रहा है? सरकार के पास ही जा रहा है। तो ये दुकानदार क्या हो गया? इसमें इंटरमीडियरी हो गया। तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं एक्साइज ड्यूटी भी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही आ जाती है। और तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हुआ। हाल ही में जो नेट अप्रत्यक्ष कर है उसके अंतर्गत 15.41% की वृद्धि की देखी गई है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर यानी नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह 15.41% बढ़कर 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच 1 अप्रैल 2024 से 10 नवंबर 2024 के बीच 12.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगर हम कर वितरण पर या कर संग्रह पर एक नजर डालें तो इसके अंतर्गत कॉर्पोरेट टैक्स में 5.10 लाख करोड़ का हिस्सा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा कितना है? 5.10 लाख करोड़ का, जो कि कुल शुद्ध प्रत्यक्ष करों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गैर कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी है 6.62 लाख करोड़ रुपए। इसमें कौन गैर कॉर्पोरेट कर में कौन कौन सी शामिल हो जाते हैं? इसमें व्यक्तियों पर लगाया गया टैक्स, साथ ही जो HUF यानी यूनाइटेड फैमिली पर लगाया गया जो टैक्स है और फर्मों से प्राप्त कर इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। और अन्य करों में जिसमें समानीकरण यानी इक्वलाइजेशन शुल्क जो लगाया जाता है और जो उपहार कर आ जाता है, इस तरह की चीजों में, इस तरह के करों में जो टोटल राशि है वो 35,923 करोड़ रुपए की है। तो कर संग्रह के अंतर्गत ये तीन चीजें आपने जान ली: कॉर्पोरेट कर, गैर कॉर्पोरेट कर, गैर कॉर्पोरेट कर और अन्य कर। इसके अलावा जो सकल कर संग्रह रहा है, ये बात हमने की है नेट डायरेक्ट टैक्स की। और अगर हम सकल कर संग्रह की बात करें तो कुल सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी जो ग्रोस डायरेक्ट टैक्स संग्रह रहा है वो 15.20 लाख करोड़ था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21.20% अधिक है। 2.92 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 53% अधिक है। और अगर इस रिफंड को आप निकाल देते हैं इस सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में से, तो आपके पास क्या आ जाता है? रिफंड को शामिल करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह आपका आ जाता है, जो कि 12.11 लाख करोड़ रुपए रहेगा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में संग्रहित 10.49 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.41% अधिक है। तो रिफंड को अगर आप इसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि रिफंड कुल सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह इतना था, और अगर इसमें से रिफंड को निकाल देते हैं तो वो कितना बैठता है? 12.11 लाख करोड़ रुपए बैठता है। सरकार का प्रत्यक्ष कर लक्ष्य कितना है? सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह का जो लक्ष्य है वो 22.12 लाख करोड़ रुपए रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देखेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016 या वर्ष 2017। अगला प्रश्न है OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में कितने सदस्य देश हैं? 19, 28, 35 या 38। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निकाय G20 में शामिल है या है? यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है?
आपके ऑप्शंस हैं बिक्री कर, आय कर, वस्तु एवं सेवा कर या उत्पाद शुल्क। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।